लखनऊ एक शहर जो अदब, शायरी और नवाबी शान के लिए जाना जाता है, लेकिन इस तहजीब के पीछे छुपा है एक ऐसा अतीत जो आज भी दीवारों में सांस लेता है। कुछ इमारतें खामोश हैं, मगर उनकी खामोशी में चीखें दबी हैं। कुछ गलियां उजली दिखती हैं, मगर वहां साया चलता है। कहते हैं कुछ कहानियां इतिहास नहीं, साया बन जाती हैं, और कुछ जगहें सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उस दुनिया के दरवाजे बन जाती हैं जिसे हम देख नहीं सकते। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं लखनऊ की उन जगहों पर जहां बसते हैं दूसरी दुनिया के लोग। लखनऊ की रेजिडेंसी, एक दर्दनाक इतिहास और अनसुलझे रहस्यों की दास्तान। लखनऊ नवाबों का शहर अपनी तहजीब, अदब और शानदार वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इसी शहर की खामोश गलियों में एक ऐसी जगह भी है जो अपने अंदर 1857 की क्रांति के दर्द और अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। यह जगह है लखनऊ की रेजिडेंसी, जो कभी ब्रिटिश सत्ता का केंद्र थी, पर आज खंडहरों का एक ऐसा समूह है जहां इतिहास और डरावनी कहानियां आपस में गूंथी हुई हैं। रेजिडेंसी का इतिहास 18वीं सदी के उत्तरार्ध से शुरू होता है। इसका निर्माण 1775 में नवाब आसफ उद्दौला ने ब्रिटिश रेजिडेंट के लिए करवाया था। यह एक विशाल और भव्य परिसर था जो कई खूबसूरत इमारतों जैसे कि चीफ कमिश्नर का घर, बेगम कोठी और एक चर्च से मिलकर बना था। यहां ब्रिटिश अधिकारी अपने परिवारों के साथ आराम से रहते थे और यह जगह ब्रिटिश हुकूमत की शान और शौकत का प्रतीक थी। यह परिसर उस समय के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का केंद्र हुआ करता था, जहां बड़े बड़े समारोह और बैठकें होती थीं। सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। 157 की क्रांति की चिंगारी जब पूरे भारत में फैली तो इसका असर लखनऊ में भी देखने को मिला। 1 जुलाई 1957 को भारतीय सिपाहियों ने रेजिडेंसी पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले ने ब्रिटिशों को हिला दिया। खुद को बचाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी, सैनिक और उनके परिवार रेजिडेंसी परिसर के भीतर ही छिप गए। इसके बाद जो कुछ हुआ वह भारतीय इतिहास की सबसे लंबी और दर्दनाक घेराबंदी में से एक बन गया। यह घेराबंदी लगभग 147 दिनों तक चली, जहां हर पल मौत का साया मंडराता रहा। घेराबंदी के दौरान रेजिडेंसी एक किले में तब्दील हो गई, जहां बाहर से लगातार हमले होते रहे। भोजन और पानी की कमी, बीमारियों का प्रकोप और लगातार बमबारी ने अंदर शरण ली लोगों का जीवन नर्क बना दिया था। इस दौरान हजारों लोग मारे गए, जिनमें कई ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल थे, जैसे सर हेनरी लॉरेंस, जो घेराबंदी के शुरुआती दिनों में ही घायल होकर मारे गए थे। उनकी कब्र आज भी रेजिडेंसी परिसर में मौजूद है। दीवारों पर आज भी गोलियों और तोप के गोलों के निशान साफ देखे जा सकते हैं, जो उस खूनी संघर्ष की दास्तान सुनाते हैं। यह घेराबंदी केवल अंग्रेजों के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों के लिए भी एक बहुत ही कठिन परीक्षा थी, जो लगातार हमले कर रहे थे। जब आखिरकार घेराबंदी खत्म हुई तो रेजिडेंसी पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। जो इमारतें कभी शान से खड़ी थीं, अब वे सिर्फ टूटी हुई दीवारों का समूह थीं। जो बगीचे कभी फूलों से महकते थे, वे अब खून और लाशों से पट चुके थे। इस त्रासदी के बाद रेजिडेंसी को वैसा ही छोड़ दिया गया, ताकि वह उस भयानक घटना की याद दिलाती रहे। लेकिन रेजिडेंसी की कहानी सिर्फ इतिहास तक ही सीमित नहीं है। आज भी यहां आने वाले लोग, गाइड और स्थानीय निवासियों ने कुछ ऐसे अनुभव साझा किए हैं जो इस जगह को एक रहस्यमयी और भूतिया पहचान देते हैं। ये कहानियां केवल किस्से कहानियां नहीं, बल्कि कुछ लोगों के लिए एक डरावना सच है। इन कहानियों में सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी उन ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों की है जो इस घेराबंदी में मारे गए थे। कहा जाता है कि रात के समय टूटे हुए चर्च के पास और परिसर के कब्रिस्तान में उनके रोने और सिसकने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने रात के अंधेरे में सफेद लिबास में परछाइयां देखी हैं, जो अचानक गायब हो जाती हैं। एक और कहानी यह है कि रात में यहाँ कुछ ब्रिटिश सैनिकों के चलने की आवाजें आती हैं, जैसे वे आज भी अपनी ड्यूटी पर हों। कुछ गाइड बताते हैं कि उन्हें कभी कभी लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और जब वे पीछे मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता। ये अनुभव इतने असली लगते हैं
कि कई लोग डर के मारे रात में यहां आने की हिम्मत नहीं करते। यह कहना मुश्किल है कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं। उनका तर्क है कि एक ऐसी जगह जहां इतनी बड़ी त्रासदी हुई हो, वहां ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है। उनके लिए ये कहानियां सिर्फ लोगों के डर का नतीजा है। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने खुद इन अनुभवों को महसूस किया है, वे इन कहानियों को सच मानते हैं। उनके लिए रेजिडेंसी केवल एक खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और अलौकिक शक्तियां एक साथ मौजूद हैं। आज रेजिडेंसी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। इसे लखनऊ के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है, जहां लोग दूर दूर से इतिहास को जानने और महसूस करने आते हैं। लेकिन रेजिडेंसी की हर ईंट और हर दीवार हमें उस दर्दनाक समय की याद दिलाती है। यहाँ की हवा में आज भी वो बेचैनी और दर्द महसूस किया जा सकता है जो यहाँ कभी हजारों लोगों ने महसूस किया होगा। रेजिडेंसी सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक ऐसा जीता जागता इतिहास है जो आज भी हमसे बात करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में यहाँ आत्माओं का वास है, या यह सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। अगर आप कभी लखनऊ जाइए तो एक बार रेजिडेंसी जरूर जाइए। वहां की खामोशी को महसूस करें, टूटी हुई दीवारों पर लिखी हुई उस भयानक कहानी को पढ़ें और खुद यह तय करें कि क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक है या एक ऐसी जगह जहां रहस्य आज भी जिंदा है। लखनऊ की छतर मंजिल। गोमती की लहरों पर एक शाही परछाई। लखनऊ अपनी दीवारों में सिर्फ नवाबी तहजीब ही नहीं, बल्कि स्थापत्य कला का एक बेमिसाल नमूना भी समेटे हुए है। गोमती नदी के किनारे खड़ी छतर मंजिल एक ऐसी ही भव्य इमारत है जो अपनी अनूठी पहचान के लिए प्रसिद्ध है। जब भी आप गोमती के पुल से गुजरते हैं तो दूर से ही इसकी छतरियां आपकी निगाहें खींच लेती हैं। यह इमारत इतिहास, कला और वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है जो अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। छतर मंजिल का निर्माण 18वीं शताब्दी के आखिर में शुरू हुआ, जिसे नवाबों की कलात्मक सोच और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस इमारत का मुख्य उद्देश्य नवाबों का शाही निवास और मेहमानों की मेजबानी करना था। इसे 2 हिस्सों में बनाया गया था, जिसे बड़ी छतर मंजिल और छोटी छतर मंजिल कहा जाता था। इनमें से बड़ी छतर मंजिल आज भी अपनी भव्यता को कुछ हद तक बनाए हुए है, जबकि छोटी छतर मंजिल का अधिकांश हिस्सा समय के साथ नष्ट हो गया। इसकी सबसे खास बात इसकी वास्तुकला है, जो भारतीय और यूरोपीय शैलियों का एक दुर्लभ मिश्रण है। यह फ्रांसीसी और इतालवी वास्तुकला से प्रेरित है, जो उस समय के नवाबों के उदार और आधुनिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। इमारत के विशाल मेहराब, चौड़ी बालकनी और भव्य कमरे यूरोपीय शैली में बने हैं, लेकिन इसके गुंबदों पर बनी छतरियाएं और बारीक सजावट भारतीय और इस्लामी कला का बेमिसाल उदाहरण पेश करती हैं। ये छतरियां ही इस इमारत को इसका नाम और अनूठी पहचान देती हैं। छतर मंजिल की स्थिति भी इसे खास बनाती है। गोमती नदी के तट पर होने के कारण यहाँ का मौसम हमेशा सुखद रहता था। नवाब और उनके परिवार यहाँ से नदी के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते थे। इमारत के नीचे एक भूमिगत तहखाना भी था, जो गर्मियों में इसे ठंडा रखता था। ये तहखाने भूमिगत मार्गों से शहर की दूसरी इमारतों से भी जुड़े हुए थे, जो उस समय की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना थे। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान छतर मंजिल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सैनिकों ने इस इमारत को अपना मुख्यालय बनाया था। इस दौरान इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर भी यह अपनी भव्यता को काफी हद तक बनाए रख पाई। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस इमारत को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे सरकारी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। आजादी के बाद छतर मंजिल का उपयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किया गया। कुछ समय तक यह केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI का मुख्यालय रही, जिसके बाद इसे अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तरह छतर मंजिल ने नवाबों के शाही महल से लेकर एक आधुनिक सरकारी कार्यालय तक का सफर तय किया। आज छतर मंजिल एक संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक है और लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है।
हालांकि समय और लापरवाही के कारण इसकी भव्यता थोड़ी फीकी पड़ गई है। सरकार ने इसे फिर से इसकी पुरानी शान में लौटाने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। छतर मंजिल न केवल एक इमारत है, बल्कि यह लखनऊ के गौरवशाली अतीत, नवाबों के शाही जीवन और उनकी कलात्मक सोच का प्रतीक है। यह हमें उस दौर की याद दिलाती है जब नवाबों ने लखनऊ को कला, संस्कृति और वास्तुकला का केंद्र बनाया था। यह इमारत वास्तुकला प्रेमियों, इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक खास जगह है। इसकी दीवारों में नवाबों के किस्से, 1957 के विद्रोह की कहानियां और एक पूरे युग की यादें दफन हैं। छतर मंजिल लखनऊ की विरासत का एक अहम हिस्सा है, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना बेहद जरूरी है। यह इमारत हमें सिखाती है कि कैसे कला और संस्कृति समय के साथ बदलती और विकसित होती है, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा बनी रहती है। छतर मंजिल लखनऊ की पहचान है और इसका अस्तित्व इस शहर की गौरवशाली विरासत का एक अटूट हिस्सा है। आज जब आप गोमती नदी के किनारे छतर मंजिल के पास से गुजरते हैं, तो आप एक पल के लिए रुककर उस शानदार अतीत की कल्पना कर सकते हैं जब यह इमारत अपनी पूरी शान के साथ खड़े दाई थी और इसकी छतरियां सूरज की रोशनी में चमकती थीं। यह एक ऐसी जगह है जो आपको इतिहास में ले जाती है और लखनऊ की नवाबों वाली तहजीब का अनुभव कराती है। इस तरह छतर मंजिल सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि लखनऊ की आत्मा है। इसकी हर ईंट, हर मेहराब और हर छतरी उस दौर की कहानी कहती है जब लखनऊ को पूरब का सिराज कहा जाता था। इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी दास्तान सुनाती रहे। रहस्यमयी दिलखुशा कोठी एक ऐसी जगह जहां जाने से लोग आज भी डरते हैं। यह कहानी है लखनऊ की एक ऐतिहासिक इमारत, दिलखुशा कोठी की। यह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि अपने आप में कई रहस्य और कहानियों को समेटे हुए है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि दिलखुशा कोठी की कहानी सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे युद्ध की गवाह है जिसने हमारे देश का इतिहास बदल दिया। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान यह कोठी एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। उस समय इसे ब्रिटिश रेजिडेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि इस दौरान यहां कई ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सिपाही मारे गए। उनकी आत्माएं आज भी इस जगह पर भटकती हैं। शाम ढलने के बाद इस कोठी के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने यहां से कई बार चीखने और रोने की आवाजें सुनी हैं। कई बार उन्हें बंदूकों की आवाजें और घोड़ों की टापों की आवाज भी सुनाई दी है, जो आज भी वहां के इतिहास को बयां करती हैं। यह कोठी, जिसे पहले एक शानदार महल के तौर पर बनाया गया था, आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इसकी दीवारें, छत और खिड़कियां सब कुछ उस भयानक दौर की गवाह हैं। हर टूटी हुई ईंट, हर दरार एक नई कहानी कहती है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एक ब्रिटिश सैनिक की आत्मा है जो अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है। कहा जाता है कि जब भी कोई इस कोठी के पास से गुजरता है तो उसे एक सैनिक के पदचाप सुनाई देते हैं, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। एक और कहानी एक भारतीय सिपाही की है जिसे यहाँ कैद किया गया था और बाद में मार दिया गया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी अपनी आजादी की तलाश में भटक रही है। इस कोठी का इतिहास सिर्फ 1857 तक ही सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। इसे एक ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन ने बनवाया था। उस समय यह लखनऊ की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक थी। इसका डिजाइन अंग्रेजी और भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत मिश्रण था। उस दौर में यह जगह नवाबों और ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक पिकनिक स्पॉट थी। यहाँ पार्टियां होती थीं, शिकार किया जाता था और लोग यहाँ आकर अपने समय का आनंद लेते थे। लेकिन 1957 के बाद सब कुछ बदल गया। यह कोठी युद्ध के मैदान में बदल गई और इसकी खूबसूरती को ग्रहण लग गया। यह इमारत आज भी लखनऊ के दिल में खड़ी है, लेकिन इसकी भव्यता अतीत में खो गई है। इसकी खाली दीवारें, टूटी हुई छतें और बिखरे हुए पत्थर सब कुछ उस समय की कहानी सुनाते हैं जब यहाँ खून खराबा हुआ था। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। एक ग्रुप ने
जो रात में यहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था, बताया कि उनके कैमरे अचानक बंद हो गए। उनकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज थी, लेकिन फिर भी कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि यह एक तकनीकी खराबी थी, लेकिन जब वे वहां से बाहर निकले तो कैमरे फिर से काम करने लगे। एक और कहानी एक गार्ड की है जो रात में यहाँ ड्यूटी पर था। उसने बताया कि उसने एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनी। जब वह वहां गया तो उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वैज्ञानिक इस तरह की घटनाओं को सिरे से नकारते हैं। उनका मानना है कि यह सब सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। वे कहते हैं कि पुरानी इमारतों में ऐसी आवाजें और एहसास आम बात है जो हवा के बहाव और पुरानी लकड़ी की आवाज से पैदा होती हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक वहम है या सच में कुछ है जो इस जगह को इतना रहस्यमयी बनाता है? क्या यहाँ सच में आत्माएं भटकती हैं या यह सिर्फ एक कहानी है जिसे समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन यह सच है कि दिलखुशा कोठी आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। कुछ लोग यहाँ एडवेंचर के लिए आते हैं तो कुछ इतिहास को जानने के लिए। आज भी लखनऊ के लोग जब इस कोठी के पास से गुजरते हैं तो एक पल के लिए रुककर इसकी तरफ देखते हैं। उन्हें इसकी टूटी हुई दीवारों में इतिहास की एक झलक दिखती है और इसकी खामोशी में एक अनकही कहानी सुनाई देती है। दिलखुशा कोठी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे समय सब कुछ बदल देता है। एक आलीशान महल जो खुशी और जश्न का केंद्र था, आज डर और रहस्य का प्रतीक बन गया है। अगर आपको कभी लखनऊ जाने का मौका मिले तो एक बार दिलखुशा कोठी जरूर जाएं। शायद आप भी वहां कुछ ऐसा महसूस करें जो इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना दे। सिकंदर बाग का रहस्य, खून से सना इतिहास, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने खूनी इतिहास के लिए जानी जाती है। जो लोग लखनऊ के इतिहास से परिचित हैं वे जानते हैं कि सिकंदर बाग सिर्फ एक पार्क या बाग नहीं है। यह 1957 के सिपाही विद्रोह का एक ऐसा गवाह है जहां हजारों लोगों का खून बहा था। आज भी जब शाम ढलती है तो यहाँ की हवा में एक अजीब सा डर और खामोशी छा जाती है जो हमें उस भयानक अतीत की याद दिलाती है। इस जगह का नाम लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम सिकंदर महल के नाम पर रखा गया था। उन्होंने इस बाग को अपनी आरामगाह और मनोरंजन के लिए बनवाया था। यह एक शानदार जगह थी जहां खूबसूरत पेड़ पौधे, फव्वारे और एक छोटी सी कोठी थी। लेकिन 1957 के विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया। नवंबर 1857 में ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों को घेरने के लिए सिकंदर बाग पर हमला किया। विद्रोहियों ने बाग के अंदर खुद को बैरिकेड कर लिया था। यह एक भीषण और निर्मम लड़ाई थी जिसमें दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए। ब्रिटिश सैनिकों ने बाग के अंदर घुसकर एक एक सिपाही को मार डाला। कहते हैं कि इस लड़ाई में 2000 से ज्यादा भारतीय सिपाही शहीद हुए थे। इतिहासकारों के मुताबिक यह इतना भयानक नरसंहार था कि बाग की जमीन खून से लाल हो गई थी। अंग्रेजों ने मारे गए सिपाहियों के शवों को वहीं छोड़ दिया। अगले कई हफ्तों तक ये शव वहीं पड़े रहे और जानवरों ने उन्हें अपना शिकार बनाया। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि इसे देखकर लोगों की रूह कांप जाती थी। कहा जाता है कि इन शहीदों की आत्माएं आज भी इस जगह पर भटकती हैं। स्थानीय लोगों और यहाँ के गार्डों ने कई बार अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों ने रात के समय यहाँ से रोने और चीखने की आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई दर्द में हो। कई बार उन्हें बंदूकों के चलने की और तलवारों की खनक की आवाज भी सुनाई दी है, जो उस भयानक लड़ाई का एहसास दिलाती है। एक गार्ड ने बताया कि एक बार रात में उसने एक पेड़ के पास एक आदमी को बैठे हुए देखा। जब वह उसके पास गया तो उसे महसूस हुआ कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक परछाई थी। जैसे ही गार्ड ने उसे छूने की कोशिश की, वह गायब हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि सिकंदर बाग में एक ब्रिटिश सैनिक की आत्मा भी है जो उस लड़ाई में मारा गया था। उसकी आत्मा अपनी हार और अपने साथियों की मौत से दुखी होकर आज भी यहां भटक रही है। सिकंदर बाग की कहानी सिर्फ डर की कहानी नहीं है,
बल्कि यह हमारे इतिहास का एक कड़वा सच भी है। यह हमें याद दिलाता है कि आज हम जिस आजादी की सांस ले रहे हैं उसके पीछे कितने लोगों की कुर्बानियां हैं। यह भी कहा जाता है कि इस जगह की मिट्टी में आज भी उन शहीदों की खून की महक है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि जब वे यहां से गुजरते हैं तो उन्हें अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, भले ही मौसम गर्म क्यों ना हो। वैज्ञानिक और रैशनलिस्ट इस तरह की कहानियों को मनगढ़ंत बताते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे इसे प्लासिबो इफेक्ट मानते हैं, जहां लोग पहले से ही ऐसी कहानियां सुनकर उस जगह पर वैसा ही महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक वहम है या सच में कुछ है जो इस जगह को इतना हॉन्टेड बनाता है? आज भी लखनऊ के लोग जब सिकंदर बाग से गुजरते हैं तो एक पल के लिए रुककर इसकी तरफ देखते हैं। उन्हें इसकी खामोशी में एक चीख सुनाई देती है और इसकी मिट्टी में इतिहास का दर्द महसूस होता है। सिकंदर बाग आज भी लखनऊ के दिल में खड़ा है, लेकिन इसकी हरियाली के पीछे एक खूनी अतीत छिपा हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं होता, बल्कि कुछ जगहों पर वह आज भी जिंदा है। अगर आप कभी लखनऊ जाएं तो एक बार सिकंदर बाग जरूर जाएं। शायद आप भी उस खामोशी में कुछ ऐसा महसूस करें जो इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना दे। यह जगह हमें याद दिलाती है कि विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।